नमस्कार। भारत का इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है। ये अद्भुत बल्कि अविश्वसनीय खजानों की कहानियों से भी भरा पड़ा है। हाँ, बिल्कुल। आज हम कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक खजानों की दुनिया में उतरेंगे। ये हमारे देश की समृद्ध विरासत, कला और हाँ, उस दौर की जिंदगी की भी झलक दिखाते हैं। सही कहा। हम बात करेंगे केरल के पद्मनाभा स्वामी मंदिर के उन रहस्यमयी तहखानों की, मैसूर के शेर टीपू सुल्तान के खजाने और उनके नवाचारों की भी। हाँ, और हाँ, उस मुगल साम्राज्य की जिसकी दौलत की चर्चा तो मतलब पूरी दुनिया में थी। बिल्कुल थी। ये सिर्फ सोने चांदी के ढेर की कहानियां नहीं है, बल्कि हमारे गौरवशाली अतीत के बड़े दिलचस्प किस्से हैं। चलिए इन रोचक कहानियों को थोड़ा करीब से जानते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये खजाने सिर्फ अपनी कीमत की वजह से महत्वपूर्ण नहीं है, जैसा आपने कहा। हाँ, ये उस समय की कलात्मकता, धातु विज्ञान में उनकी महारत, उनकी जटिल अर्थव्यवस्था और तकनीकी सोच के कह सकते हैं जीवंत प्रमाण हैं। कहते हैं कि भारत सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि भौतिक रूप से भी कितना समृद्ध था। तो चलिए शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत के एक ऐसे रहस्य से जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित भव्य पद्मनाभा स्वामी मंदिर। हाँ, पद्मनाभा स्वामी मंदिर। ये मंदिर हमेशा से अपनी दिव्यता और भव्यता के लिए तो जाना ही जाता रहा है, लेकिन 2011 में जो हुआ उसने इसे दुनिया के सबसे अमीर धार्मिक स्थलों में ला खड़ा किया। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब इसके कुछ सदियों पुराने तहखाने, जिन्हें वॉल्ट कहते हैं, खोले गए, तो जो सामने आया वो तो कल्पना से भी परे था। हाँ, वो वाकई एक ऐतिहासिक क्षण था। मतलब पूरी दुनिया की नजरें उन तहखानों पर थीं। आधिकारिक रिपोर्ट्स बताती हैं कि खोले गए 5 तहखानों से, मतलब वॉल्ट ए, सी, डी, ई, एफ, इनसे मिले खजाने की कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। हजारों हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा। जी हाँ, अनुमान लगाना भी संभव नहीं था शायद। जरा सोचिए उसमें क्या क्या मिला होगा। प्राचीन एकदम शुद्ध सोने के बने देवी देवताओं के मुकुट, मूर्तियां, हीरे और कीमती पन्ने माणिक्य जड़े हुए सोने के हार, कमरबंद, बोरियों में भरे हुए अलग अलग वक्त के सोने के सिक्के। हाँ, और सिर्फ भारतीय नहीं, रोमन सिक्के, नेपोलियन के दौर के सिक्के भी। अरे हाँ, और बेशकीमती रत्न। लिस्ट तो बहुत लंबी है। एक मूर्ति तो शायद पूरी सोने की बताई जाती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ सोने या रत्नों का ढेर नहीं था, जैसा मैंने पहले कहा। इनमें से कई वस्तुएं तो कारीगरी का अद्भुत नमूना है। अच्छा। ये उस समय के शिल्पकारों की कला और हाँ, त्रावणकोर राजघराने की भगवान पद्मनाभ के प्रति जो गहरी आस्था थी, जो समर्पण था, उसे दर्शाती हैं। सदियों तक शाही परिवार अपनी संपत्ति, अपनी भेंट, वो सब मंदिर को समर्पित करता रहा। ये उस दौर की परंपरा थी। मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे। हाँ, वो कला, संस्कृति और शायद आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। बिल्कुल, इकोनॉमिक सेंटर्स भी थे एक तरह से। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि एक तहखाना, जिसे वॉल्ट बी कहते हैं, हाँ, वॉल्ट बी, वो आज तक खोला नहीं गया है। इसको लेकर कई कहानियां हैं, मान्यताएं हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि इसके बंद रहने का मुख्य कारण कानूनी प्रक्रियाएं हैं। हाँ, लीगल कॉम्प्लिकेशंस। बिल्कुल, स्वामित्व को लेकर विवाद है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं। ऐसा नहीं कि कोई श्राप है या कोई रहस्यमयी दरवाजा, जैसा कई बार कहा जाता है। सही कहा। हालांकि वो रहस्य वाली बात कहानी को और रोमांचक बना देती है, पर असलियत कानूनी है। हाँ, पर अनुमान ये है कि इसमें बाकी तहखानों से भी कहीं ज्यादा संपत्ति हो सकती है। बिल्कुल, और यही बात इस पूरे मामले को और जटिल बनाती है। आज सवाल यही है कि इस खजाने का असली मालिक कौन है? ये बड़ा सवाल है। क्या ये शाही परिवार का है, या मंदिर ट्रस्ट का, या फिर राज्य सरकार का? इसका प्रबंधन कैसे हो, इसकी सुरक्षा का क्या इंतजाम हो, ये वो कानूनी और प्रशासनिक सवाल हैं जो इस ऐतिहासिक विरासत को हमारी आज की व्यवस्था से जोड़ते हैं। सही बात है। ये दिखाता है कि हमारा अतीत हमारे वर्तमान को कैसे प्रभावित करता है। बिल्कुल। अच्छा, मंदिरों के इस अकूत धन से आगे बढ़ते हुए चलिए अब एक ऐसे शासक की बात करें जो न केवल अपनी बहादुरी और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अपनी दौलत और वैज्ञानिक सोच के लिए भी मशहूर थे। मैसूर के टाइगर टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, हाँ। उनका शासनकाल मतलब 1750 से 1799 तक दक्षिण भारत के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। टीपू सुल्तान वाकई एक असाधारण शख्सियत थे। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, एक अच्छे प्रशासक भी थे और एक नवप्रवर्तक, एक इनोवेटर भी थे। बिल्कुल,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उनका जो लंबा संघर्ष चला वो तो इतिहास में दर्ज है। 1799 में जब चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, श्रीरंगपट्टनम का पतन हुआ और टीपू सुल्तान शहीद हुए। हाँ। उसके बाद अंग्रेजों के हाथ जो खजाना लगा उसका जिक्र उनके अपने रिकॉर्ड्स में मिलता है। कहते हैं कि भारी मात्रा में सोने चांदी के सिक्के, रत्न जड़ित आभूषण, टीपू की निजी तलवारें और खंजर, शाही मोहरें, कीमती कपड़े और यहाँ तक कि उनकी लाइब्रेरी से दुर्लभ पांडुलिपियां भी अंग्रेजों ने हासिल की। हाँ, काफी कुछ। और हाल के वर्षों में भी कर्नाटक में जो पुरातात्विक खुदाई हुई है उसमें टीपू युग की कई कलाकृतियां मिली हैं। ASI ने भी इसकी पुष्टि की है। जी हाँ, ये खोजें उस दौर की समृद्धि और जीवन शैली पर और रोशनी डालती हैं। लेकिन टीपू के खजाने का अंग्रेजों द्वारा ले जाया जाना ये सिर्फ लूट नहीं थी शायद। नहीं, ये औपनिवेशिक शोषण का एक क्लासिक उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे औपनिवेशिक ताकतें विजित क्षेत्रों के संसाधनों का दोहन करती थीं, चाहे वो आर्थिक हो या सांस्कृतिक। टीपू का बहुत सा खजाना ब्रिटेन पहुंचा दिया गया, जो आज भी वहां के म्यूजियम या निजी संग्रहों का हिस्सा है। ये हमारी संपत्ति का देश से बाहर जाना था। लेकिन जैसा आपने कहा, टीपू सुल्तान सिर्फ अपनी दौलत के लिए नहीं जाने जाते। उनकी असली विरासत शायद उनकी दूरदर्शी सोच और नवाचार थे। बिल्कुल। उन्हें रॉकेट मैन भी कहा जाता है। उन्होंने मैसूर में रॉकेट तकनीक को काफी विकसित किया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्धों में बहुत प्रभावी ढंग से किया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। कहते हैं कि उनके रॉकेट तकनीक उस समय दुनिया में सबसे उन्नत में से एक थी। ये बिल्कुल सही है। टीपू की रॉकेटरी में रुचि और उसका विकास ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। उनके रॉकेट लोहे के बने होते थे और उनकी मारक क्षमता उस समय के यूरोपीय रॉकेटों से कहीं ज्यादा थी। अच्छा। इसने युद्ध की तकनीक को काफी प्रभावित किया। इसके अलावा उन्होंने उन्नत धातु विज्ञान, खास तौर पर स्टील बनाने की तकनीक, जिसे बाद में वुड्स स्टील कहा गया, उसको भी बढ़ावा दिया। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित किया, एक नया कैलेंडर और सिक्का प्रणाली शुरू की और कृषि में भी सुधार किया। उनका शासनकाल दिखाता है कि कैसे एक भारतीय शासक पश्चिमी शक्तियों के बढ़ते प्रभाव के दौर में भी तकनीकी और प्रशासनिक नवाचार कर रहा था। तो टीपू सुल्तान की कहानी हमें दौलत के साथ साथ विज्ञान, तकनीक और स्वाभिमान की भी याद दिलाती है। अब चलते हैं भारत के उस साम्राज्य की ओर जिसका नाम ही शान शौकत और बेहिसाब दौलत का पर्याय बन गया था, मुगल साम्राज्य। हाँ, मुगल काल 1526 से 1857 तक, खासकर अपने चरम पर यह भारत की आर्थिक समृद्धि का एक सुनहरा दौर था। दुनिया भर के यात्री और व्यापारी यहाँ की दौलत देखकर दंग रह जाते थे। बिल्कुल। समकालीन यूरोपीय रिकॉर्ड्स और इतिहासकारों के विवरण बताते हैं कि अकबर के शासनकाल में, मतलब 1556 से 1605 के दौरान, भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। शायद वैश्विक GDP का 25% हिस्सा। जी, करीब 1/4। सोचिए, दुनिया की 1/4 दौलत यही थी। ये सब धन आखिर आता कहाँ से था? देखिए, इसके कई स्रोत थे। सबसे बड़ा स्रोत तो था खेती से मिलने वाला राजस्व, जिसे लगान कहते थे। हाँ, लगान। मुगलों ने भूमि राजस्व की एक बहुत ही व्यवस्थित और कुशल प्रणाली विकसित की थी। इसके अलावा व्यापार मार्गों पर लगने वाले कर, खासकर गुजरात और बंगाल जैसे जो समृद्ध बंदरगाह थे, उनसे होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भारी आय होती थी। अच्छा। फिर जो अधीनस्थ राज्य थे, राजा थे, उनसे मिलने वाली श्रद्धांजलि या नजराना, वो भी खजाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। साथ ही नमक, हीरे और दूसरे खनिजों के खनन पर भी राज्य का नियंत्रण था। और इस दौलत का सबसे भव्य प्रदर्शन शायद शाहजहां के समय में देखने को मिला। हाँ, शाहजहां का दौर 1628 to 1658। ताजमहल जैसी अमर इमारत बनवाने वाले शाहजहां की निजी संपत्ति भी अकूत थी। उनके मशहूर तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन के बारे में कहा जाता है कि उसे बनाने में जितना सोना और रत्न लगा था, उसकी कीमत आज के हिसाब से अरबों डॉलर में होगी। अरबों नहीं, शायद खरबों डॉलर में। उसकी कीमत आंकना ही मुश्किल है। खरबों में? बाप रे! ये सिर्फ एक सिंहासन नहीं था, बल्कि मुगल बादशाह की शक्ति, प्रतिष्ठा और वैभव का दुनिया भर में एक प्रतीक था। हाँ, मयूर सिंहासन मुगल वैभव का चरम था। उसमें कोहिनूर जैसे हीरे जड़े होने की भी बात कही जाती है। ये सिर्फ विलासिता नहीं थी, ये शाही शक्ति का प्रदर्शन था, जिसका उद्देश्य न केवल अपने राज्य में प्रभाव जमाना था, बल्कि विदेशी राजदूतों
और यात्रियों को भी चकाचौंध करना था। शाहजहां का शाही जवाहरात संग्रह भी दुनिया के सबसे बेहतरीन संग्रहों में से एक माना जाता था। और उन्होंने कला, वास्तुकला और संस्कृति पर जो भारी निवेश किया जी, वो तो आज भी हमें शानदार किलों, मस्जिदों और मकबरों के रूप में देखने को मिलता है। बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि औरंगजेब, जिनका शासनकाल 1658 से 1707 तक रहा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो व्यक्तिगत रूप से सादा जीवन जीते थे और लगातार युद्धों में व्यस्त रहे, हाँ, उन्होंने भी एक विशाल शाही खजाना बनाए रखा था। जी हाँ, उनके समय के राजस्व रिकॉर्ड बताते हैं कि लगान, व्यापार शुल्क और अन्य स्रोतों से आय का संग्रह बहुत व्यवस्थित तरीके से जारी रहा। उनकी प्रशासनिक पकड़ काफी मजबूत थी, भले ही साम्राज्य का विस्तार बाद में उसके पतन का कारण भी बना। पूरे भारत में आज भी मुगल काल के सिक्के, टकसालों के अवशेष और किलों में भंडारण की जगह मिलती हैं, जो उनकी सुदृढ़ व्यवस्था का प्रमाण है। लेकिन औरंगजेब के बाद 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा। केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई और इसका सीधा असर शाही खजाने पर पड़ा होगा। बिल्कुल, वो विशाल संपत्ति बिखरने लगी। वो कैसे? मतलब क्या कारण थे? देखिए, कई कारण थे। जैसे जैसे दिल्ली में बादशाहों की पकड़ कमजोर हुई, जो क्षेत्रीय गवर्नर थे, सूबेदार थे, वो स्वतंत्र होने लगे। अच्छा। उन्होंने राजस्व अपने पास रखना शुरू कर दिया। फिर मराठा, सिख और दूसरी क्षेत्रीय शक्तियों ने मुगल इलाकों पर हमले किए और खजाने लूटे। हाँ, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे विदेशी आक्रमणकारियों ने तो दिल्ली को कई बार लूटा और यहां से मयूर सिंहासन समेत अपार संपत्ति ईरान और अफगानिस्तान ले गए। ओहो। और फिर आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने धीरे धीरे व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक ताकत बनकर एक सिस्टमैटिक तरीके से भारतीय रियासतों और खजानों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो ये मुगल धन का बिखराव, ये भारत के राजनीतिक विखंडन और विदेशी शक्तियों के उदय का सीधा नतीजा था। बिल्कुल। मुगल आर्थिक व्यवस्था, जिसने सदियों तक भारत को समृद्ध बनाए रखा था, वो धीरे धीरे चरमरा गई। राजस्व संग्रह की जो कुशल प्रणाली थी, वो टूट गई। ये दिखाता है कि राजनीतिक स्थिरता आर्थिक समृद्धि के लिए कितनी जरूरी है। साम्राज्य के पतन और धन के बिखरने के कारणों का विश्लेषण हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे आंतरिक कमजोरियां और बाहरी दबाव मिलकर एक शक्तिशाली साम्राज्य को भी धराशायी कर सकते हैं। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर हो, टीपू सुल्तान का खजाना हो या मुगल साम्राज्य की दौलत, इन कहानियों को जानना आज हमारे लिए क्यों जरूरी है? ये सिर्फ बीते दिनों की बातें तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये कहानियां कई मायनों में महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले, ये हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं। हाँ? ये उस समय की कला, शिल्प, वास्तुकला, जीवन शैली, इन सबको दर्शाती हैं। दूसरा, ये हमारे आर्थिक इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। ये बताती हैं कि भारत प्राचीन और मध्यकाल में कितना समृद्ध था, व्यापार और वाणिज्य में कितना आगे था। तीसरा, ये उस समय की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को समझने में मदद करती हैं। कैसे शासक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे, धर्म का क्या स्थान था और अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी। और इस विरासत को सहेजने का काम आज कौन कर रहा है? इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की भूमिका तो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल, ASI न केवल हजारों ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों का संरक्षण और रखरखाव करता है, बल्कि पुरातात्विक खुदाई करता है, पुरानी कलाकृतियों का दस्तावेजीकरण करता है और शोध को बढ़ावा देता है। उनके संग्रहालय और प्रकाशन हमें अपने इतिहास को जानने का अवसर देते हैं। हाँ, ASI और कई अन्य संस्थाएं इस दिशा में सराहनीय काम कर रही हैं। इन ऐतिहासिक धन और अर्थव्यवस्थाओं के पैटर्न से हम आज भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे व्यापार और वाणिज्य का किसी भी राष्ट्र की उन्नति में क्या महत्व है, यह हमें मुगलों के दौर से दिखता है। हाँ। नवाचार और प्रौद्योगिकी की भूमिका कितनी अहम हो सकती है, जैसा टीपू सुल्तान के रॉकेट प्रयोगों से पता चलता है। बिल्कुल। और कला और संस्कृति में निवेश का क्या दीर्घकालिक मूल्य होता है, जो हमें मुगल वास्तुकला या मंदिरों की मूर्तियों में नजर आता है। शायद हम इनसे स्थायी विकास और संसाधनों के प्रबंधन के बारे में भी कुछ सबक ले सकते हैं। और ये ऐतिहासिक स्थल सिर्फ इतिहास की किताबें या संग्रहालयों तक ही सीमित नहीं है। आज ये प्रमुख पर्यटन आकर्षण भी हैं। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। पद्मनाभा स्वामी मंदिर, मैसूर का किला, दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, ये लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है और दुनिया भर में भारत की एक सांस्कृतिक पहचान बनती है। कल्चरल एक्सचेंज भी होता है। सही बात है। और छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए तो ये क्षेत्र अवसरों का खजाना है। इतिहास, पुरातत्व, पुरालेख शास्त्र,
मतलब प्राचीन लेखों का अध्ययन, मुद्रा शास्त्र यानी सिक्कों का अध्ययन, करियर की अपार संभावनाएं हैं। ये दिखाता है कि इतिहास का अध्ययन न केवल ज्ञानवर्धक है, बल्कि व्यावहारिक रूप से भी महत्वपूर्ण है और भविष्य के लिए भी प्रासंगिक है। तो आज के इस चर्चा से ये तो साफ है कि भारत का इतिहास सचमुच खजानों से भरा है, और सिर्फ सोने चांदी के नहीं, बल्कि ज्ञान, कला, विज्ञान और संस्कृति के खजानों से भी। बिल्कुल। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की आस्था और समृद्धि, टीपू सुल्तान का शौर्य और नवाचार, और मुगल साम्राज्य का वैभव और प्रशासनिक कौशल, ये सब हमारी उस विरासत का हिस्सा हैं जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। और ये इतिहास हमें महत्वपूर्ण सबक भी सिखाता है। अपनी इस अनमोल सांस्कृतिक विरासत को समझना, सहेजना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हाँ, शिक्षा और शोध के माध्यम से ही हम अपने अतीत की जटिलताओं और उपलब्धियों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। और ये विरासत स्थल सिर्फ अतीत की निशानियां नहीं है, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। और जैसा आपने कहा, हमारे आर्थिक विकास में भी योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल। और अंत में एक विचार सबके मन में छोड़ना चाहूंगा। हाँ, जरूर। जब हम इन ऐतिहासिक खजानों और धन के विशाल भंडार को देखते हैं और साथ ही उनके असमान वितरण और अंततः बिखराव की कहानियों को भी, तो क्या हम आज की दुनिया में मौजूद आर्थिक असमानताओं, संसाधनों के केंद्रीकरण और उनके प्रबंधन के बारे में कुछ सीख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। अतीत की व्यवस्थाओं की सफलता और विफलता को समझना, क्या हमें वर्तमान की चुनौतियों, जैसे धन का न्यायपूर्ण वितरण और सतत विकास, इनसे निपटने में कोई दिशा दे सकता है?